डिस्कस हम ये कर रहे थे कि एक इन्वेस्टर दूसरी इन्वेस्टी कंपनी है। इन्वेस्टर कंपनी इन्वेस्टी कंपनी के अगर मोर देन 50% शेयर्स खरीद ले तो इन्वेस्टर के पास इतना वोटिंग पावर आ जाएगा कि इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में मेजॉरिटी इन्वेस्टर की होगी। ऐसे में इन्वेस्टर को हम टाइटल देंगे पेरेंट कंपनी का या फिर होल्डिंग कंपनी, और जो इन्वेस्टी है उसका टाइटल आ जाएगा सब्सिडरी, क्योंकि पेरेंट उस बिजनेस को कहा जाएगा दैट कंट्रोल्स वन और मोर अदर एंटिटीज, जिसके पास एक या एक से ज्यादा कंपनीज का कंट्रोल होता है, ऐसी कंपनी को हम पेरेंट कंपनी कहते हैं। एंड इन्वेस्टी दैट इज कंट्रोल्ड बाय अदर कंपनी। लीगली दे बोथ रिमेन सेपरेट लीगल एंटिटीज। पेरेंट अपने शेयरहोल्डर्स को जवाबदेह है एंड सब्सिडरी अपने शेयरहोल्डर्स को जवाबदेह है, और इन केस द सब्सिडरी डिफॉल्ट्स गोज आउट ऑफ बिजनेस, नुकसान में चली जाती है, पेरेंट विल नॉट बी लायबल टू पे द डेट्स ऑफ सब्सिडरी फ्रॉम पर्सनल पॉकेट, क्योंकि उसकी लायबिलिटी दोनों की लिमिटेड है। लेकिन एक कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग में चलता है सब्सटेंस ओवर फॉर्म, यानी हम ज्यादा अहमियत कंट्रोल को देते हैं, सब्सटेंस को देते हैं, ना कि लीगल ओनरशिप। ऐसे केस में पहला केस हम पढ़ रहे थे कि पेरेंट सब्सिडी के शेयर्स किस तरीके से खरीदेगा। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अक्सर स्टूडेंट्स इसको इग्नोर किए आगे निकल जाते हैं। समझने वाली बात ये है कि कौन किसके साथ ट्रांजैक्शन कर रहा है। ऑर्डिनरी शेयर्स किसके हैं? सब्सिडी। खरीद कौन रहा है? पेरेंट कंपनी। पेरेंट। तो डायरेक्टर्स ऑफ पेरेंट ये सब्सिडी के शेयर्स किससे खरीदेंगे? सब्सिडी से नहीं खरीद सकते। सब्सिडी अपने शेयर्स मार्केट में इशू कर चुका है, करेक्ट। तो जो सब्सिडी के शेयर होल्डर्स है, पेरेंट को बात अब सब्सिडी से नहीं करनी है, पेरेंट को अब बात सब्सिडी के शेयर होल्डर से करनी है, जो कि ट्रांजैक्शन लॉक हो जाए नंबर एक्स हो जाएंगे। अभी वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है, लेकिन अगर इनकी डील आपस में लॉक हो जाती है, तो लेट्स से फॉर इंस्टेंस अगर मैं के इलेक्ट्रिक्स खरीदना चाहता हूं, बीच में हुई एक बंदा आ गया था, उसने कहा कि मैं कराची के हवा में मसले हल करूंगा, ये के इलेक्ट्रिक्स लोड शेडिंग कर रही है, मैं खरीद रहा हूं बस के इलेक्ट्रिक्स। तो अगर ये काम तो कितने अरसे से शंघाई इलेक्ट्रिक करने के चक्कर में है, चाइनीज कंपनी है, लेकिन अगर मुझे के इलेक्ट्रिक को टेक ओवर करना है, तो क्या मैं के इलेक्ट्रिक के सीईओ से बात करूंगा? वो बोलेगा साहब हम खादम या खुद मुलाजिम हूं, मैं आपको शेयर्स नहीं दे सकता, बिकॉज़ हम अपने शेयर्स ऑलरेडी इशू कर चुके हैं। तो पावर सीमेंट के शेयर्स अगर आरिफ हबीब के पास, तो मुझे बात आरिफ हबीब से करनी है, ना कि पावर सीमेंट से। वो बोलेंगे सर हम खुद मुलाजिम हैं। सुनिए, अगर मैं सब्सिडरी कंपनी के मेजॉरिटी शेयर्स खरीदना चाह रहा हूं, तो पहला तरीका हो सकता है कि मैं उसको क्या दे सकता हूं? कैश। किसको देनी है कैश? इन्वेस्टर्स को। सब्सिडी के अकाउंट्स में इस ट्रांजैक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सब्सिडी कोई पहली बार शेयर इशू नहीं कर रही है कि हम डेबिट करें कैश, क्रेडिट करें शेयर कैपिटल, क्रेडिट करें शेयर प्रीमियम, ना 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 ना, सब्सिडी के पास में कर चुका था। अब ये ट्रांजैक्शन इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर हो रही है, तो सब्सिडी को कितने पैसे मिलेंगे इस काम से? एक पाई भी नहीं मिलेगी, एक पैसा भी नहीं मिलेगा। तो हमने ये समझा कि पेरेंट अपनी इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स में रिकॉर्ड करेगा इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स या इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडी किस वैल्यू पे? एट कैश वैल्यू। तो डेबिट किया फाइनेंशियल एसेट, डेबिट किया फाइनेंशियल एसेट, इन्वेस्टेड इन सब्सिडी, और क्रेडिट कर दिया कैश और बैंक। दूसरा केस डेफर्ड कंसीडरेशन, पैसे दूंगा लेकिन अभी नहीं,
कुछ टाइम बाद, साल 2 या 3 के बाद अगर मैं आपको पैसे देने का वादा करता हूं और आप बीइंग एक्स शेयर होल्डर ऑफ सब्सिडी शेयर्स में मुझे अभी सरेंडर कर देते हैं, कहते सर शेयर्स आप रख लें, लेकिन पैसे मैं आपको कब दूंगा? साल या 2 साल के बाद। तो साल के बाद जो मैं आपको पैसे दूंगा तो क्या वो सिर्फ शेयर्स के पैसे होंगे? नहीं, डेफिनेटली दिस विल बी इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट। हमने लास्ट क्लास में कौन से पढ़ा था? टाइम वैल्यू ऑफ मनी। फ्यूचर वैल्यू मींस इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रेजेंट वैल्यू मींस एक्सक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट। तो जो प्रेजेंट में उसकी वैल्यू है वो शेयर्स की वैल्यू है, लेकिन जो फ्यूचर में मैं आपको पैसे दे रहा हूं उसमें शेयर्स के पैसे भी शामिल है और 1 साल का या 2 साल का मार्कअप भी शामिल है, इंटरेस्ट भी शामिल है। तो आज हम ट्रांजैक्शन किस वैल्यू को रिकॉर्ड करेंगे? हम रिकॉर्ड करेंगे इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी एट प्रेजेंट वैल्यू। डेबिट करेंगे इन्वेस्टमेंट सब्सिडी, क्रेडिट करेंगे पेएबल या लायबिलिटी, और दोनों किस वैल्यू पे होंगे? प्रेजेंट वैल्यू पे होंगे। जैसे ही 1 साल गुजर जाएगा, एग्जांपल मैंने प्रॉमिस किया है कि मैं आपको 1,210,000 दूंगा। कितने पैसे दूंगा? 1,210,000 दूंगा। कब? आफ्टर 2 years। तो 2 साल की टाइम वैल्यू इसमें बाय डिफॉल्ट शामिल है, बाय डिफॉल्ट शामिल है। अगर इंटरेस्ट रेट 10% है तो 2 साल बाद के 12,10,000 आज के कितने बनेंगे? इसको हम डिवाइड करेंगे 1.1 पावर 2 से, because this 1,210,000 is inclusive of 2 years interest। ठीक है, तो इसको मैंने 2 बार 110% से डिवाइड कर दिया, क्रॉस अप कर देना, तो ये बन गए आज के 1 मिलियन। तो 12,10,000 डॉलर्स में 10 लाख रुपए शेयर्स के हैं और 2,10 इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट मेरी इन्वेस्टमेंट में काउंट नहीं होगा, तो आज यस एक्सपेंस में काउंट होगा। आज हम डेबिट करेंगे इन्वेस्टमेंट कितने पे? 1 मिलियन पे, और क्रेडिट करेंगे लायबिलिटी प्रेजेंट वैल्यू पे, दैट इज 1 मिलियन। जब 1 साल गुजर जाएगा तो 1 मिलियन के ऊपर 10% इंटरेस्ट कंपाउंड हो जाएगा। 10 लाख का 10% 1 लाख। हम 1 लाख को डेबिट करेंगे इंटरेस्ट एक्सपेंस यानी फाइनेंस कॉस्ट में, और क्रेडिट करेंगे लायबिलिटी को 100,000 से 1 लाख से। तो अब हमारी लायबिलिटी कितनी बन जाएगी? 11 लाख। इस लाख रुपए को मैं इन्वेस्टमेंट सब्सिडी में डेबिट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वो शेयर्स के पैसे नहीं है, वो टाइम के पैसे हैं, वो साल के पैसे हैं, तो वो साल ही भरेगा। अब मेरे ऊपर कर्जा कितना है? 11 लाख रुपए का। अब मैं फिर पे करूंगा 11 लाख में भी 10%, 11 लाख का 10% कितना बनेगा? 1,10,000। इसको प्लस कर दें तो मेरे ऊपर टोटल लायबिलिटी पेएबल हो जाएगी 12 लाख। तो दूसरे साल डेबिट करेंगे फाइनेंस कॉस्ट 110,000 से, और क्रेडिट करेंगे लायबिलिटी 110,000 से। और क्योंकि आज से 2 साल के बाद आपकी लायबिलिटी दिख रही होगी इन एसओएफपी 12,10, एंड दिस इज द अमाउंट यू आर लायबल टू पे टू द एक्स शेयरहोल्डर्स ऑफ सब्सिडरी नाउ। जैसे ही आप उसको 12,10 देंगे तो डेबिट कर देंगे लायबिलिटी, क्रेडिट कर देंगे कैश। इजी। शेयर्स का पैसा शेयर्स में, वक्त का पैसा वक्त। तीसरा कंटिंजेंट कंडीशनल। तो शेयर होल्डर्स को मैंने कहा ठीक है मैं आपको कैश भी दे देता हूं, लेकिन जो ज्यादा पैसे की आप तकाजा कर रहे हैं ना उसको हम शर्तियां रख देते हैं। अगर कंपनी
ने आउट परफॉर्म किया, एक्सपोर्ट्स की, सेल्स इतने परसेंटेज से ग्रो कर दी, किसी एम्प्लॉय ने कंपनी से रिजाइन ना किया, या कंपनी की शेयर प्राइस एक सर्टेन पॉइंट पे पहुंच गई, या कंपनी का प्रॉफिट एक साल का इतने का हो गया, तो मैं आपको ये पैसे दूंगा। तो क्या ये पैसे मैं दूंगा कि नहीं दूंगा? दैट डिपेंड्स ऑन अकरेंस और नॉन अकरेंस। किसी चीज के होने या किसी चीज के ना होने पर मैंने इसको डिपेंड करवा दिया। चाहे उस कंडीशन सेटिस्फाई होने के चांसेस रिमोट चांसेस समझते हो? चार चीजें आपने पढ़ी है, रिमोट लाइक्लीहुड, पॉसिबल लाइक्लीहुड, प्रोबेबल एंड वर्चुअली सर्टेन। इस केस पे IAS 37 अप्लाई नहीं होता। इस केस में हम कहते हैं चाहे चांसेस ऑफ अकरेंस रिमोट हो, फिर भी हम इस इन्वेस्टमेंट को रिकॉर्ड करेंगे। इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडी कितने पे रिकॉर्ड करेंगे? एट एक्सपेक्टेड। ये तीन चीजें हम पढ़ चुके हैं। फर्दर आते हैं, हमें शेयर होल्डर्स को कन्विंस करना है कि सब्सिडी के शेयर्स आप मुझे दे दें। अगर वो पैसों पे बात बन गई तो सारे पैसे दे देंगे, वादे पे बात बनी तो वादा कर लेंगे, शर्त पे बात बनी तो कंटिजेंट कर लेंगे। चौथा, इनको हम ऑप्शन देते हैं एक्सचेंज ऑप्शन। एक्सचेंज मतलब शेयर फॉर शेयर। हम सब्सिडी के शेयर होल्डर्स को कहते हैं कि आप सब्सिडी के शेयर्स मुझे दें और उसके बदले में मेरे शेयर्स दें। अगर आपके पास एक CD70 है, बाइक है, आप बेचना चाह रहे हैं, मैं आपको कहता हूं कि 1 to 5 से एक्सचेंज करोगे, तो आप ऐसा क्यों करोगे? अगर आप अपग्रेड करना चाहते हो, you are selling your bike just because you want to upgrade, तो आप इस पे बात करोगे। हाँ, अगर आप कहेंगे मुझे कैश चाहिए, मुझे पैसों की जरूरत है, इसी वजह से बाइक बेच रहा हूँ, you will not talk to me about exchange। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं अपनी पुरानी ऑल्टो बेच के, कल्टस बेच के मैं स्विफ्ट या कोरोना की तरफ आना चाह रहा हूँ, तो मैं आपको एक्सचेंज ऑप्शन देता हूँ। तो अगर आप अपनी शेयर होल्डिंग रिटेन करना चाहते हैं, लेकिन इस कंपनी से आप उकसा गए हैं, आपसे नहीं चल रही, मिसाल PIA है, उसका शेयर होल्डर कौन है? गवर्नमेंट है, थक गई है गवर्नमेंट, उससे नहीं इंप्रूव हो पा रही है, जस्ट बिकॉज कि सरकारी स्ट्रक्चर है, ब्यूरोक्रेसी इन्वॉल्व है, 10 तरह के अप्रूवल्स लेने पड़ते हैं। अगर कोई प्राइवेट कंपनी आएगी ना, देखिए हैदराबाद से लोड शेडिंग क्यों नहीं खत्म हो पा रही, क्यों चोरी खत्म नहीं हो पा रही है? क्योंकि सरकार इन्वॉल्व है, पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व है। तो अगर किसी एरिया पे FIA की टीम जाती है या हेस्को के चीफ जाते हैं, तो फोन आ जाती है किसी न किसी की कि भाई इस बस्ती को नहीं करना, ये हमारे वोटर्स हैं। लेकिन अगर के इलेक्ट्रिक्स है, तो किसी की बाल साहब की नहीं सुनी थी, उसको तो अपना प्रॉफिट ठीक करना है ना। तो अगर गवर्नमेंट चाहती है कि या हम चाहते हैं कि भले मैं अपनी इन्वेस्टमेंट स्विच कर दूं, तो मैं उसको ऑप्शन देता हूं कि आप सब्सिडी कंपनी के शेयर्स मुझे दे दें, उसके बदले में आप मेरे शेयर्स दें। कुछ सरप्लस तो लेते हैं। मे बी, देखो एक बात अच्छे से समझना, एनी कंसिडरेशन विल नॉट बी अ कंसिडरेशन इन आइसोलेशन। ऐसा मुमकिन है कि कुछ पैसे दे रहा हूं और कुछ शेयर्स दे रहा हूं, तो फिर मैं ऊपर से पैसे क्यों दूंगा? बात समझ रहे? सो लेट्स से मैंने 80% कंसिडरेशन आपको पैसों में दे दी, बाकी 20% मेरे पास कैश नहीं है, मुझे कहीं से लोन लेना पड़ जाएगा, तो मैं आपको ऑप्शन देता हूं कि आप मेरी कंपनी के शेयर्स ले लें। अब मुझे बिना वजह पब्लिक को शेयर्स इशू करने पड़ेंगे, वहां से पैसा आएगा, फिर वो पैसा मैं आपको दूंगा। व्हाई नॉट आप ही शेयर्स कर लो, ठीक है? और अगर आप अपग्रेड करना चाह रहे हो, आप कुछ शेयर होल्डिंग रिटेन करना चाह रहे हो, तो सब्सिडी जो भी प्रॉफिट करेगी वो मुझे आएगा, और मेरा जितना भी प्रॉफिट होगा वो मेरे शेयर्स में रिफ्लेक्ट होगा, तो आप कमाते रहोगे। वो एग्री करते हैं नहीं करते हैं वो बात की बात है, लेकिन हमें बताया जाएगा कि सौदा ये हो गया, शेयर फॉर शेयर एक्सचेंज।
में क्या होगा, हम सब्सिडरी के शेयर होल्डर्स को, सब्सिडरी को नहीं, सब्सिडरी के शेयर होल्डर्स को, ठीक है, क्योंकि अब एक्स शेयर होल्डर्स है सब्सिडरी के, उनसे शेयर्स लेके उसके बदले में अपने शेयर। क्लियर है? अच्छा, अभी हमारा टॉपिक ये है कि हम किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे। मसलन हम सब्सिडरी के 5 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स खरीद रहे हैं। हम सब्सिडरी के 5 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स खरीद रहे हैं और उनके शेयर होल्डर से हमारा सौदा तय पाता है 2 for every 5। सब्सिडरी के हर 5 शेयर्स के बदले में हम पेरेंट कंपनी के 2 शेयर्स लेंगे। अगर सब्सिडी के एक शेयर की वैल्यू 50 है, सब्सिडी के एक शेयर की वैल्यू 50 है और पेरेंट के एक शेयर की वैल्यू 75 है, वैल्यूज को समझते हैं। सब्सिडी के कितने शेयर्स खरीद रहे हैं? 5 मिलियन शेयर्स और उसका एक शेयर है कितने का? 50। तो सब्सिडी के शेयर्स की फेयर वैल्यू कितनी है? 250 मिलियन। और बदले में मैं इसको कह रहा हूं कि फॉर एवरी 5 शेयर्स इन सब्सिडरी 2 शेयर्स ऑफ पेरेंट विल बी ट्रांसफर्ड। क्लियर है? तो उसके 50 लाख शेयर्स के बदले में मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 5 हम अपने कितने शेयर्स देंगे? 2 मिलियन मल्टीप्लाई बाय हमारे एक शेयर की वैल्यू कितनी है? 75। तो हमारे शेयर्स की वैल्यू कितनी होगी? 150। कंफ्यूजन अब आपकी बनती है कि वो ये काम क्यों करेंगे। कोई 2.5 करोड़ रुपए की चीज देके 1.5 करोड़ रुपए की चीज कैसे दे सकते हैं? आई रिपीट, दिस कंसिडरेशन इज नॉट अ कंसिडरेशन इन आइसोलेशन। मैं सिर्फ शेयर्स नहीं दे रहा हूं, पैसे भी तो दे रहा हूं ना। अब बात समझ में आ रही है? हाँ, फिर सौदा बन सकता है। अगर मैं उनको कहता कि आप अपने 250 मिलियन के शेयर्स मुझे देके उसके बदले में मेरे 150 मिलियन के शेयर्स ले ले, क्या आप समझ रहे हो? बना रहे हो? पागल है? हो नहीं सकता ये काम। हम सिर्फ शेयर्स खरीद दे रहे हैं, मैंने पैसे भी तो दिए हैं ना। अब सवाल ये है कि मैं इन्वेस्टमेंट सब्सिडरी किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करूं? 250 मिलियन पे कि 150 मिलियन? 250 उसको छोड़ो, वो अलग हो गया। मैं सिर्फ शेयर्स की बात करूं। 250 हम इसको रिकॉर्ड करेंगे 150। याद रखेंगे शेयर फॉर शेयर एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी को रिकॉर्ड किया जाएगा एट फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स गिवन, यस, इशू। ये तो आपकी इन्वेस्टमेंट डबल हो रही है। कैश भी दे रहा हूं, उसको भी डेबिट इन्वेस्टमेंट कर दिया। बिल फर्स्ट 250 मिलियन की वर्थ है ना, मैं 250 में खरीद, लेकिन 100 मिलियन मैं आपको कैश में दे रहा हूं, बाकी शेयर्स दे रहा हूं। सौदा बन सकता है? 100 मिलियन कैश में दे रहा हूं एंड बाकी मैं अपने शेयर्स दे रहा हूं। तो मेरे शेयर्स कितने के? 150 मिलियन के। और कैश कितना दिया? कैश कितना दिया? 100 हो गया ना 250। अगर आप इसको भी 250 पे रिकॉर्ड करते हैं और 100 अलग से रिकॉर्ड करते हैं तो कंसिडरेशन 350 पे चली जाएगी। हम इसको रिकॉर्ड करेंगे जो आपकी कॉस्ट है। आप जो शेयर्स दे रहे हो वो कितने के हैं बात करो, सामने चीज कितने की उसको छोड़ो।
समझ में आया? ये भी तो कर सकते हैं कि डेबिट टू 50 करें, क्रेडिट इक्विटी कर दें और क्रेडिट कैश कर दें, एक ही डिफरेंस है। हाँ डूएबल, लेकिन वो तब होगा जब हम 250 ही दें। मैंने अभी एग्जांपल दी, यू आर शेयरहोल्डर ऑफ एक्स लिमिटेड, आई एम पेरेंट वाई लिमिटेड। मैं आपको कहता हूं कि एक्स लिमिटेड को आप मेरे हवाले कर दो, तो आपने कहा कि जो मेरे पास एक्स लिमिटेड के शेयर्स हैं उनकी वैल्यू $250 मिलियन की है। अब मैं आपको कहता हूं कि इतना पैसा तो मेरे पास नहीं है, सो व्हाट इफ लेट्स से आप 120 मिलियन मुझसे कैश में ले लें, 120 मिलियन मुझसे कैश में ले लें और 245 शेयर्स ले लें, तो मैं आपको 250 की बजाय 270 दे रहा हूं, 150 शेयर्स के फॉर्म में एंड 120 कैश में, तो मैं आपको टोटल अमाउंट दे रहा हूं 270। ऐसे केस में अगर आप डेबिट करते हैं इन्वेस्टमेंट सब्सिडी 270 मिलियन से, ओके, क्रेडिट करते हैं कैश 120 मिलियन से, क्रेडिट करते हैं शेयर कैपिटल बाय पार वैल्यू, शेयर्स दे रहे हैं, इक्विटी कम नहीं हो रही है, शेयर इशू कर रहा हूं, so DF is going to be my new shareholder now। ठीक है, पहले आप सब्सिडी की शेयरहोल्डर हुआ करती थी, अब आप मेरी शेयरहोल्डर हो जाएंगे, न्यू इशू शेयर होंगे। सो इंस्टेड कि मैं पब्लिक को शेयर इशू करके पैसे दूं और आपको पैसे दे दूं, मैं आपको डायरेक्टली शेयर दे देता हूं। तो मैं अपनी गाड़ी बेचूं, वहां से पैसे हासिल करके आपसे क्रेडिटर्स खरीदूं, या तो मैं आपको गाड़ी ट्रांसफर कर दूं। तो कंपाउंड एंट्री पॉसिबल है, लेकिन पहला हमारा कंसर्न भी क्या है कि रिकॉर्ड किस वैल्यू पे करना है, सब्सिडी की फेयर वैल्यू पे इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड करनी है कि पेरेंट के शेयर्स पे, पेरेंट के शेयर्स, द फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स गिवन अप, हमारे शेयर्स की वैल्यू रिकॉर्ड। तो इसकी डबल एंट्री हम क्या बनाएंगे, डेबिट करेंगे फाइनेंशियल एसेट यानी इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडी एट फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स गिवन अप, क्रेडिट करेंगे शेयर कैपिटल बाय पार वैल्यू, और बाकी जितना डिफरेंस है उसको क्रेडिट कर देंगे शेयर प्रीमियम। तो शेयर प्रीमियम में कितना जाएगा, जितना भी बैलेंसिंग फिगर, यस वो बढ़ाई तो रहे, मेरे शेयर्स तो बढ़ रहे हैं ना, लेकिन अपने शेयर्स तो नहीं, वो भी तो कम हो रहे हैं। कम कैसे होंगे शेयर्स देने से? आपने आपने 2 मिलियन इशू कर रहे हैं, यस, और 5 मिलियन आप दे रहे हैं। जो उसके 5 मिलियन के शेयर्स हैं वो तो मेरे एसेट्स में जाएंगे ना, हम दोनों के शेयर्स एक दूसरे से कैंसिल आउट तो नहीं होंगे, क्योंकि उसके शेयर्स मेरी इक्विटी में नहीं जा सकते। लेकिन अपने आप रिड्यूस तो कर रहे हैं। रिड्यूस कब कर रहा हूं, मैं तो शेयर्स बढ़ा रहा हूं, आई एम इशूइंग न्यू शेयर्स, मैं उनसे शेयर्स बायबैक नहीं कर रहा अपने। मिसाल मेरी ऑथराइज्ड शेयर लिमिट, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल लेट्स से फॉर इंस्टेंस 10 मिलियन की है, मेरी ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल की लिमिट 10 मिलियन की है, उसमें से 8 मिलियन शेयर्स में पास्ट में अपने पब्लिक को या अपने इन्वेस्टर्स को इशू कर चुका हूं। अभी मेरे पास स्पेस मौजूद है कि मैं 2 मिलियन फर्दर शेयर्स इशू कर सकता हूं। जब वो 2 मिलियन शेयर्स में इशू करूंगा तो मेरी इक्विटी बढ़ेगी कि कम हो जाएगी? हाँ, उसके बदले में सब्सिडी के शेयर्स मुझे मिलेंगे, वो मेरा एसेट बढ़ेगा, वो मेरे इक्विटी को कैंसिल आउट नहीं करेगी। न्यू शेयर इशू करेगा, न्यू शेयर इशू कर रहे हैं, उसमें कंट्रोल आ रहा है, उनका कंट्रोल में, हाँ, उन रिया के पास अब मेरा कंट्रोल आ रहा है, क्योंकि इसके पास कल को मीटिंग होगी, आप भी आना नहीं एजीएम में, क्योंकि अब आपके पास भी मेरे शेयर्स हैं और मैं सब्सिडी की मीटिंग में जाया करूंगा, बोर्ड में जाके बैठ जाऊंगा। तो सिर्फ एक बात याद रखो कि एक कंपनी के शेयर्स दूसरी कंपनी के शेयर से कैंसिल आउट नहीं होते, मेरी इक्विटी में सिर्फ मेरा शेयर आएगा। अगर मैं किसी और कंपनी के शेयर्स खरीदता हूं तो वो मेरी इक्विटी को डेबिट नहीं करेंगे, वो मेरे एसेट को डेबिट करेंगे, और कल को वो शेयर्स जब बेचूंगा तो वापस पैसे मिलेंगे, जब उसमें डिविडेंड आएगा तो मेरी इनकम होगी, जब उनकी वैल्यू बढ़ेगी तो मुझे प्रॉफिट होगा, वो मेरा एसेट है।
कंपनी के शेयर से एक्सचेंज ना करें, अपनी दूसरी सब्सिडरी कंपनी के शेयर एक्सचेंज करें, डूएबल। तो फिर डेफिनेटली क्या होगा? सब्सिडी का शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम क्रेडिट होगा, मेरा नहीं हो सकता। तो ऐसे केस में पेरेंट विल नॉट बी डायरेक्ट शेयर होल्डर ऑफ द सब्सिडरी, वो बन जाएगी तेरी सब सब्सिडरी। कैसे? पेरेंट की सब्सिडरी है और इस सब्सिडरी के थ्रू मैंने एक और कंपनी को खरीदा है, तो मैं इसका पेरेंट नहीं हूं, ये इसका पेरेंट है, मैं अल्टीमेट पेरेंट कहलाऊंगा। वो हमारे सिलेबस में नहीं है, वो आप पढ़ोगे एसबीआर के अंदर जो प्रोफेशनल लेवल है। जो इसके अगला पेपर है एफआर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, उसमें भी नहीं है कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। इसको कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कहा जाता है। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में एक आता है वर्टिकल शेप, यानी पेरेंट, उसकी सब्सिडरी और उसकी भी सब्सिडरी, और दूसरा आता है डी शेप, पेरेंट, उसकी सब्सिडरी, उसकी सब्सिडरी, और पेरेंट ने डायरेक्टली भी सब्सिडरी के शेयर्स खरीदे हुए हैं। नहीं, सब सब्सिडरी को मैंने दो रास्तों से घेरा हुआ है। अपनी सब्सिडरी के थ्रू 40% शेयर्स खरीदे हैं और डायरेक्टली मैंने 30% खरीदे हैं। 70% मेरे पास है, बाकी 30% तो गरीब आएंगे ना वोटिंग करने के लिए, उनकी कौन सुनेगा? डिसीजन मेकिंग तो अल्टीमेटली दादा के पास है, क्योंकि अल्टीमेट पेरेंट हम हैं, नॉट पार्ट ऑफ सिलेबस। लेकिन ऐसा डूएबल, ऐसे में एंट्री मैं नहीं पास करूंगा, मेरी सब्सिडरी एंट्री पास करेगी, क्योंकि शेयर्स वो इशू करिए, उसी को शेयर्स करेंगे। हम यहाँ पे सिंपल कर रहे हैं, पेरेंट इज इशूइंग न्यू शेयर्स टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स ऑफ सब्सिडरी। लिहाजा अगर मैं आपसे कभी भी पूछूं कि सब्सिडरी इसकी क्या एंट्री पास करेगी, करेक्ट, क्योंकि सब्सिडरी को कारोबार खबर भी नहीं हो रही है, उसको टेक ओवर किया जा रहा है, वो शेयर होल्डर्स आपस में मीटिंग्स कर रहे हैं। जो हमारे पास एसेट्स है, हाँ कल को दिखा सकते हैं, करेक्ट, लेकिन उससे अगर हमारा एसेट चला जाएगा, लेकिन इक्विटी का कोई फर्क नहीं। कंपनी जो उन्होंने शेयर अपने मार्केट में ऑलरेडी इशू कर चुके हैं, क्या वो बाय कर सकते हैं? अगर दोनों एग्री कर जाएं तो ना कंपनी लायबल है टू बाय बैक द शेयर्स, क्योंकि इरिडीमेबल है, ना इन्वेस्टर लायबल है टू सरेंडर द शेयर्स। लेकिन अगर कंसेंसस बैठ जाते हैं, मैंने आपको मिसाल शेयर की थी यूनिलीवर पाकिस्तान, यूनिलीवर पाकिस्तान के पास इतना प्रॉफिट आ गया था, इतना सरप्लस आ गया था कि दे फेल्ट लाइक नो नीड फॉर द कंप्लायंस विद पीएसएक्स। उस टाइम पे केएसी होती थी, कराची स्टॉक एक्सचेंज होता था। उन्होंने अपना शेयर बायबैक करने की कोशिश की और वो शेयर जो 9,000 रुपए का था, वो बायबैक हुआ 15,000 रुपए का। जितने भी वो माने, कराची में सी साइड में क्लिफ्टन, इनफैक्ट क्लिफ्टन का साइड, वहां पे एक प्लाजा था। चाइनीज ने उस सी साइड पे अपना काम शुरू किया था, तो उनको अकोमोडेशन चाहिए थी, तो कुछ चाइनीज ने तार ली, वो बिल्डिंग उनको अच्छी लगी। उस बिल्डिंग में ऑन एवरेज फ्लैट था 70 से 80 लाख रुपए का, कोई करीबन 10-12 साल पुरानी बात है, 70 से 80 लाख रुपए का रिमोट एरिया था। वहां पे टैंकर्स खड़े होते थे और फैमिली के रहने जैसा माहौल नहीं होता था। 70-80 लाख रुपए का फ्लैट था। चाइनीज ने कहा कि पूरी की पूरी बिल्डिंग अगर हम खरीद लें, तो क्या किया गया, तमाम फ्लैट होल्डर्स के लिए एक यूनियन बनाई गई और यूनियन के लोगों को इस बात पे एग्री करवाया गया कि इस बिल्डिंग में अगर 100 फ्लैट्स हैं तो हम 100 के 100 खरीदेंगे, 99 भी नहीं खरीदेंगे, एक बंदा भी बाहर का नहीं होना चाहिए हमारी कम्युनिटी के अंदर। तो सब ने बात की और कुछ लोगों ने कहा नहीं, हमारी तो जमाबंदी है, हमें तो बेचना ही नहीं है। चाइनीज ने एक फ्लैट पे 4.5 करोड़ रुपए दिए। यस, था कितने का? 70-80 लाख रुपए का फ्लैट था। और लेकिन ये एग्रीमेंट साइन किया कि सबके सब अपना फ्लैट सरेंडर करेंगे, कोई एक भी अगर अड़ी करेगा ना, हम ट्रांजैक्शन कैंसिल कर देंगे, बिकॉज हमारा रहने का तरीका अपना है, लिहाजा हम किसी और की इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब अगर फ्लैट होल्डर्स मान गए कि सही है 70 लाख के 4.5 करोड़ रुपए मिल रहे, वो बंगलोज खरीद के बैठ गए लोग, लेकिन इट वाज नॉट मैंडेटरी फॉर देम टू से। तो आपकी बात सही है कि अगर कल को कोई कंपनी शेयर होल्डर से अपने शेयर्स बायबैक करना चाहती है,
तो दिस कैन बी डन बट विद म्यूचुअल कंसेंट। अगर दोनों मान जाते हैं, एक प्राइस तय हो जाती है। पार्क सुजुकी ने ऐसा कर दिया रिसेंटली, साल भर हो गया होगा मेरे ख्याल से, 607 रुपए में पार्क सुजुकी ने अपने सारे शेयर्स बाय बैक करके डीलिस्ट कर दिया। अभी पार्क सुजुकी स्टॉक मार्केट में नहीं है, जितने भी शेयर होल्डर्स माने। ऐसे केस में इक्विटी माइनस हो जाती है, क्योंकि मैं अपने शेयर्स बाय बैक कर रहा हूं, किसी और के शेयर्स थोड़ी है। अपने शेयर्स बाय बैक करने को ट्रेजरी शेयर्स कहा जाता है, और ट्रेजरी शेयर्स नेगेटिव इक्विटी में जाते हैं। बट बी क्लियर, किसी और का शेयर मेरी इक्विटी में ना डेबिट हो सकता ना क्रेडिट हो सकता है। वो मेरा एसेट में डेबिट होगा, एसेट से क्रेडिट। क्लियर हो गया? अच्छा सर यस, मतलब एक्स कंपनी है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से शेयर होल्डर होल्डर रजिस्टर करेंगे, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं। एक्स लिमिटेड तो कोई एंट्री पास नहीं करेगी, हम खरीद रहे हैं ना, हम वाई लिमिटेड है मिसाल के तौर पर, और जो एक्स लिमिटेड है सबसे लिंक। हाँ उसके शेयर होल्डर से ले रहे हैं, तो उसके शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से और हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से जो एंट्री होगी। हाँ देखो, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये एंट्री होगी, डेबिट हो गया इन्वेस्टमेंट, वाई लिमिटेड या एक्स लिमिटेड जो भी सब्सिडी का नाम हो, क्रेडिट किया मैंने पार वैल्यू से अपना शेयर किया, मैंने शेयर किया। अब मिसाल के तौर पे दिया के पास शेयर्स थे इसके, और उसने मुझे ट्रांसफर किए हैं शेयर्स, तो उसके पास वो शेयर्स कहां पे रखे हुए होंगे? एसेट्स में कि इक्विटी में? एसेट्स में, क्योंकि ही इज आल्सो एन इन्वेस्टर, तो सिंपली वो डेबिट कर देगी इन्वेस्टमेंट इन वाई लिमिटेड अगर पेरेंट है, और क्रेडिट कर देगी वो इन्वेस्टमेंट इन एक्स अगर वो सब्सिडी, राइट? तो इन दोनों में जो डिफरेंस होगा वो गेन या लॉस एंड डिस्पोजल होगा। हमने 5 मिलियन किए सर टोटल इन्वेस्टमेंट, 5 मिलियन शेयर्स खरीदे हैं टोटल इन्वेस्टमेंट के जी, 5 मिलियन शेयर्स हैं जी। और इनके पास कितने रिकॉर्ड होंगे? जितने क्यों मे बी उन्होंने कॉस्ट पे रखा हुआ हो, तो मैंने इनसे शेयर्स अगर 250 मिलियन में खरीदे हैं और शी हैड बॉट इट फॉर 230 मिलियन, लेट्स से फॉर इंस्टेंस, तो वो क्रेडिट करेगी 230 मिलियन से अपनी इन्वेस्टमेंट, डेबिट करेगी 150 मिलियन से इन्वेस्टमेंट इन पी, डेबिट करेगी कैश 100 मिलियन से, और बाकी 20 मिलियन का चला जाएगा हाँ क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट भी करेंगे और डेबिट करेंगे। हाँ जी, इन्वेस्टमेंट बढ़ती जाएगी, पैसे दोगे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, वादा करोगे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, शर्त रखोगे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, शेयर दोगे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। चारों कंडीशंस अलग अलग भी हो सकती है, कोई एक भी हो सकती है, ठीक है, और फिक्स भी हो सकती है। लास्ट डेट इंस्ट्रूमेंट्स, मैं आपको कहता हूं कि यू गॉट शेयर्स ऑफ एक्स लिमिटेड, आई वांट टू टेक ओवर एक्स, ये मुझे चाहिए सारे शेयर्स, मैं उसके बदले में आपको अपने बॉन्ड्स या अपने लोन नोट्स भी ऑफर कर सकता हूं। सर आपके पास जो शेयर्स हैं उनकी फेयर वैल्यू 4 करोड़ रुपए है, मैं आपको कहता हूं कि एक काम करो, 200 करोड़ मुझसे आप कैश में ले लो, 200 करोड़ के मैं आपको बॉन्ड्स दे देता हूं, इनको होल्ड कर लो, सालाना मैं इस पे आपको इंटरेस्ट भी पे करूंगा, 3 साल तक, 4 साल तक, 5 साल तक, जो भी हमारा फायदा होता है, और 5 साल के बाद आपके बॉन्ड्स मुझे सरेंडर करना, 200 करोड़ रुपए मुझसे वापस लेना। एंड इफ यू वांट टू होल्ड, अगर आपको पैसों की इमीडिएट नीड नहीं है, तो आप बजाय इसके कि मुझसे सारा का सारा कैश ले लें, और बजाय इसके कि आप मुझसे शेयर्स के बदले में शेयर्स ले लें, आपके तो मैं थक गया हूं शेयर्स पे इन्वेस्टमेंट करके, जितने वक्त मैं होल्ड करता हूं शेयर्स बढ़ते नहीं है, जैसे बेचता हूं वैल्यू बढ़ जाती है, लिहाजा मैंने तौबा कर ली, मैं नहीं शेयर्स खरीदने लगा हूं, तो मैं तो चलो आप रिस्क मान लो, आप क्या करो, मेरे 200 मिलियन के 200 करोड़ के बॉन्ड्स खरीदो, मैं आपको उस पर इंटरेस्ट दूंगा, मैं कमाऊं ना कमाऊं, आपको तो इंटरेस्ट पक्का मिलेगा ना, और 4 साल के बाद या 5 साल के बाद जब मैच्योर हो जाएंगे, आप मुझसे अपने 200 करोड़ रुपए वापस ले लेंगे। सिंपल है। तो मैं
अपने mortgage। लेकिन मॉर्गेज मैं कर रहा हूं, आपके पास शेयर है, मिसाल आपके पास गाड़ी है, आप क्या चाहते हो कि गाड़ी मेरे काम में नहीं है, क्योंकि मेरी जॉब गवर्नमेंट हो गई है, मुझे गवर्नमेंट की गाड़ियां मिली हुई है, पेट्रोल भी गवर्नमेंट का है, मेरी प्राइवेट गाड़ी तो बिला वजह सड़ रही है, आपको पैसे नहीं चाहिए, तो मैं आपको कहता हूं कि गाड़ी आप बिला वजह खराब कर रहे हो, मुझे दे दो, तो आप तो मैं पैसों का क्या करूंगी, मेरे अकाउंट में पैसे आएंगे तो गवर्नमेंट मुझे पकड़ लेगी, करप्शन का पैसा है, मैं आपको कहता हूं एक काम करो, आप गाड़ी मुझे दो, उसके बदले में मैं आपको अपने बॉन्ड्स दे देता हूं, प्राइस बॉन्ड दे देता हूं, या उसके बदले में मैं आपको अपने इंटरेस्ट बियरिंग बॉन्ड्स दे देता हूं। ऐसे केस में गाड़ी आप क्रेडिट कर दोगे, इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स आप डेबिट कर दोगे, और बॉन्ड्स के ऊपर मैं आपको इंटरेस्ट पे करता हूं, और जैसे वो मैच्योर होंगे मैं आपको आपके पैसा वापस दूंगा। लेकिन फिलहाल एक्स शेयर होल्डर्स ऑफ सब्सिडरी मेरे बॉन्ड होल्डर्स बनते हैं, वो जो कल तक सब्सिडरी के शेयर होल्डर्स थे आज वो मेरे बॉन्ड होल्डर्स हैं, और इनको मैं वोटिंग पावर नहीं दे रहा, प्रॉफिट का हिस्सा नहीं दे रहा, मैं इनको सीधा सीधा इंटरेस्ट दूंगा एज ए मैंने आपसे लोन ले और शेयर में इन्वेस्ट करें। तो ऐसे केस में हम डेबिट करेंगे इन्वेस्टमेंट सब्सिडरी और क्रेडिट करेंगे लायबिलिटी लोन्स बॉन्ड्स या डिबेंचर्स जो भी इशू। सिंपल है। आगे स्टेप करते हैं। ये हो गई हमारी इन्वेस्टमेंट सब्सिडी, और अगर ये इन्वेस्टमेंट से आपके पास मोर देन 50% वोटिंग पावर आ जाए, इस इन्वेस्टमेंट से अगर आपके पास मोर देन 50% वोटिंग पावर आ जाता है तो हम कहलाएंगे पेरेंट और वो कहलाएंगी लीगली। मैं अपनी इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने का पाबंद हूं, इंडिविजुअल, उसमें कोई नहीं है, और सब्सिडी अपनी इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने की पाबंद है, उसमें पेरेंट कोई नहीं आएगा। फिर हम करेंगे कंसोलिडेशन। अब कंसोलिडेशन का बेसिक प्रिंसिपल है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल जब हम सिंपली कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, जैसे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बनाते हैं, डेटा कहां से लिया जाता है? Trial balance, general ledger. So we have got a cycle of accounting, and there was a source document, date books, सम करके हमने उसको नॉमिनल लेजर में डेबिट क्रेडिट किया, एंड बाय द एंड ऑफ द ईयर जब हम क्लोजिंग करने जा रहे हैं तो हमने ट्रायल बैलेंस बनाया। डेबिट पे हमने एसेट्स और एक्सपेंसेस रखे, क्रेडिट पे हमने लायबिलिटीज, इक्विटी, रेवेन्यू एंड कॉन्ट्रा एसेट्स रखे, बैलेंस किया, और उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बनाई, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनाई, एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाई। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का डेटा कहां से लिया जाए? यस, पेरेंट की इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और सब्सिडरी की इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इन दोनों को उठाना है और मिलाना है। Now remember one thing. अब आप डिप्लोमेटिक स्टैंडर्ड्स रखेंगे। डिप्लोमेटिक यानी इंडिविजुअल में आप कुछ और दिखाएंगे और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कहानी कुछ और होगी। कैसे? जब हम कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाएंगे, ध्यान से पता ये चलता है कि पेरेंट और सब्सिडरी ने आपस में कुछ सामान की लेन देन की है, बेचा है,
और सब्सिडरी ने अभी तक अपना अकाउंट क्लियर नहीं किया। पेरेंट ने सब्सिडरी को गुड्स बेचे हैं और सब्सिडरी ने अभी तक वो अकाउंट क्लियर नहीं किया। मिसाल के तौर पर ये ट्रांजैक्शन कोई $35,000 की है। पेरेंट के अकाउंट्स में $35,000 का क्या दिख रहा होगा? रिसीवेबल। हाँ, और सब्सिडरी के पास 35,000 का क्या दिख रहा होगा? इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स में जब पेरेंट की इंडिविजुअल उठाई तो 35,000 का रिसीवेबल दिख रहा है, ओके। और जब सब्सिडरी की इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट उठाई तो 35,000 का पेएबल दिख रहा है, ओके। लेकिन जब मैं इन दोनों को आपस में मिलाऊंगा तो हम इसको कैंसिल आउट कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। ये कहेंगे अपने आप को पैसे देने हैं और अपने आप से पैसे लेने, बात समझ में नहीं आ रही। तो हम क्या करेंगे? रिसीवेबल को 35,000 से क्रेडिट करके जीरो कर देंगे और पेएबल को 35,000 से डेबिट करके कॉन्ट्रा करके जीरो कर देंगे। लेकिन क्या सिर्फ कंसोलिडेशन में? क्या इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में भी रिसीवेबल नहीं आएगा? हाँ आएगा। क्या इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ट्रेड पेएबल नहीं आएगा? हाँ आएगा। वहां अलग बात होगी, यहाँ अलग बात। तो मैंने वर्ड यूज किया डिप्लोमेटिक है, वहां कुछ और है, यहाँ कुछ और। ये तो बात हम क्रेडिट की, कैश में कोई सेल्स को बैलेंस शीट में क्या दिखा है? आपने बात की पेरेंट ने गुड्स बेचे, सब्सिडरी को कैश में, ठीक है। मुझे बताओ कि इस ट्रांजैक्शन से बैलेंस शीट में क्या है? कैश आ गया ना? कैश आ गया ना? क्या ये पता है कि कैश सब्सिडी क्या है? नहीं, कैश तो खा पी के लगा दो, उसका कोई टेंशन नहीं। मैं एलिमिनेट कब करूंगा? जब पाइपलाइन में होगी चीज। अगर कैश सेल है तो हम बैलेंस शीट में कुछ भी नहीं करेंगे, लेकिन अगर क्रेडिट सेल है और अभी तक अमाउंट आउटस्टैंडिंग है तो मैं रिवर्स करूंगा। अगर क्रेडिट सेल थी और साल खत्म होने से पहले पैसों की लेन देन कर ली, सब्सिडी ने पैसे दे दिए, पेरेंट को मिल गए, तो ना इसके पास रिसीवेबल दिख रहा है ना इसके पास पेएबल दिख रहा है। हम क्या करेंगे? फिर कुछ एसएफपी में हम दिखाते हैं एसेट्स में एक आ गए टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स। क्या आ गए? पीपीई, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। कंसोलिडेट करते वक्त क्या करेंगे? पेरेंट की जितनी भी पीपीई है और सब्सिडरी की जितनी भी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, दोनों को आपस में जोड़ देंगे। ठीक है। तो जब मैंने पेरेंट की स्टेटमेंट उठाई तो उसमें आईएस 16 के हिसाब से प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट थी और सब्सिडरी की स्टेटमेंट है उसमें भी थी, क्योंकि दोनों आईएफआरएस के हिसाब से बने हुए। मैंने दोनों को प्लस यूं। अगर कोई इंटेंजिबल एसेट्स है पेरेंट के पास भी है, सब्सिडरी के पास भी है, मैं सिंपली क्या करूंगा? दोनों को पेरेंट के पास लिख रहा है इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी, पेरेंट के अकाउंट्स में दिख रहा है इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी। इंडिविजुअल में मैंने लिखा है क्योंकि कौन है सब्सिडरी? पता नहीं, कोई दूसरी कंपनी है। लेकिन जब मैं दोनों को मिला रहा हूं तो पेरेंट ने इन्वेस्टमेंट किसमें की हुई है? हु इज सब्सिडरी? यू आर सिंगल इकोनॉमिक एंटिटी। अब आप दो नहीं हो, एक हो, तो अपने ही अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है, मतलब बात समझ में नहीं आई। हम इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी शो ही नहीं करेंगे, इंडिविजुअल में दिखेगी। आज भी जब आप पेरेंट की इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की तरफ जाओगे तो इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी बाकायदा लिखा हुआ है, लेकिन जैसे मैं कंसोलिडेशन की पन्ना बदल के कंसोलिडेशन की तरफ आया, जादू पता नहीं क्या। क्यों नहीं दिखा रहे हो? क्योंकि अब हम दो नहीं एक है। ऐसे केस में हम इन्वेस्टमेंट सब्सिडी को खत्म करके उसकी जगह पे कर देंगे एक नया एसेट जिसका नाम होगा गुडविल। किसकी बैलेंस शीट में दिखेगी?
नहीं कंसोलिडेटेड। इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ पेरेंट विल नॉट रिपोर्ट गुडविल, वो दिखाएगी इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडी। एंड इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सब्सिडी विल नॉट आल्सो बी शोइंग द गुडविल, लेकिन जब आप कंसोलिडेशन में देखोगे तो वहां पे गुडविल आएगा। लेकिन सर कंट्रोल तो सर आपका पेरेंट कंपनी के पास होगा। लीगली नहीं, कंट्रोल यस, लीगली सब्सिडी आज भी एक अलग कंपनी है, लेकिन लीगली हम दोनों को मिला नहीं सकते क्योंकि दोनों सेपरेट लीगल एंटिटीज हैं। कल को अगर सब्सिडी नुकसान के तो पेरेंट भरेगा नहीं भरेगा, क्योंकि पेरेंट कहेगा कि लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी है, शेयर होल्डर में तो लीगली दोनों अलग अलग एंटिटीज हैं। हम बात कर रहे हैं सब्सटेंस ओवर फॉर्म की सिंगल इकोनॉमिक एंटिटी कॉन्सेप्ट। तो ये गुडविल सिर्फ और सिर्फ कहां दिखेगी? सर लेकिन इन्वेस्टमेंट से सब्सिडी कंपनी की इक्विटी तो बड़ी होगी तो वो भी शो नहीं होगी। क्यों बड़ी होगी? शेयर इशू किए हैं तो तभी नहीं, सब्सिडी में शेयर इशू किए ही नहीं है, वो तो किसी और को किए थे। वो तो जब सब्सिडी ने शेयर इशू किए थे तो दिया ने खरीद लिए थे। आज मैंने सब्सिडी से बात ही नहीं की है, आज मैंने पैसे दिए तो दिया करो, अगर मैंने शेयर्स भी ट्रांसफर किए तो दिया करो। सब्सिडी को कुछ लेना देना नहीं है इन पैसों से। आपके अपने पैसे पाए सब्सिडी को दे दोगे? नो, इट्स वेरी सिंपल कि आपने अगर सुजुकी की गाड़ी खरीदी 45 लाख रुपए की, कल को वो 52 लाख रुपए की बिक गई, इसमें से कितना पैसा आपने सुजुकी को वापस करोगे? मैं क्यों करूं वापस? कुछ भी नहीं। वैसा ही है कि आपने सब्सिडी के शेयर होल्डर्स खरीदे थे, शेयर्स खरीदे थे, आज मैंने आपसे वो शेयर्स खरीद लिए, तो सारा पैसा आपका। सब्सिडी को इस पूरी ट्रांजैक्शन से कुछ भी नहीं है, फकत उसके शेयर होल्डर्स तब्दील हो जाते हैं। कल मीटिंग में कल तक दिया आ रही थी, आज दिनेश आया। व्हाट इज आवर पेरेंट कंपनी से एग्जिस्टिंग शेयर बाय करती है फिर? अगर वो न्यू इशू करके थे, क्या एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स इस बात को अलाउ करेंगे? हम कंपनी अकाउंट्स में इस बात को डिस्कस कर चुके हैं कि अगर एक बार भी आपने शेयर इशू कर दिए हैं तो हर नया शेयर इशू करने से पहले आपको एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से परमिशन लेनी पड़ेगी। और वो क्यों चाहेंगे कि हमारे ऊपर एक अजाब नाज़िल हो जाए, हम यहाँ 30% और 70% कोई और लेके बैठ जाए तो हमें ही काउंट कर दे, हम वोटिंग करने जाएंगे, पावर ही नहीं होगा। हाँ, डॉग बार्किंग हम बोल रहे हैं, कोई सुन रहा ही नहीं है, ऐसा कुछ चाहेंगे ही नहीं। तो सब्सिडी नया शेयर इशू करवा के उसको दे, ऐसा होना चाहिए। आपने जो भी ये कहानी करनी है ये एक्स शेयर होल्डर के साथ करनी है, इन्वेस्टर के साथ। ये हो गया हमारे नॉन करंट एसेट्स। उसके बाद हम रखेंगे करंट एसेट्स में, लेट्स से इन्वेंटरी, पेरेंट की इन्वेंटरी, सब्सिडी की इन्वेंटरी, सही है। उसके बाद रिसीवेबल्स, पेरेंट की रिसीवेबल्स, सब्सिडी की रिसीवेबल्स माइनस इंट्रा। इंट्रा मतलब जो एक दूसरे का था, यस। तो अगर पेरेंट की इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स में रिसीवेबल है फ्रॉम सब्सिडी, इंडिविजुअल में तो दिखाएगा ना, लेकिन कंसोलिडेशन में होगा अपने आप से पैसे लेंगे, अपने आप से पैसे रिसीव होना मजा नहीं करेगा। और इसी तरीके से आप रखोगे कैश, ये बन जाएगा टोटल। फिर हम आएंगे इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी एंड लायबिलिटीज में पहले हम रखते हैं इक्विटी। इक्विटी में क्या आता है? पार वैल्यू, शेयर कैपिटल, दूसरा शेयर प्रीमियम। ये बात समझ। इक्विटी में सिर्फ और सिर्फ पेरेंट की इक्विटी है,
इक्विटी में सिर्फ और सिर्फ पेरेंट की इक्विटी है। तो शेयर कैपिटल में मैं दोनों के शेयर्स को आपस में प्लस नहीं करूंगा क्योंकि उसके शेयर्स तो मैंने खरीदे हुए हैं। ठीक है, तो हमने शेयर कैपिटल में क्या रखना है, पेरेंट ओनली, और शेयर प्रीमियम में भी क्या रखना है, पेरेंट। बाकी का नहीं दिखाना, बाकी वो गुडविल के अगेंस्ट कैंसिल हो जाएंगे। देखिए आपने यहां पे पेरेंट के पास रखा हुआ था इन्वेस्टमेंट सब्सिडी, एसेट में था, उसको आपने गायब कर दिया, तो बैलेंस शीट खराब नहीं हो जाएगी। कैसे बैलेंस होगी? अगर आप एसेट्स में से एक एसेट ही उड़ा दें तो बैलेंस शीट बैलेंस कैसे होगी? नहीं होगी। हमने क्या किया, कंपेयर करना है कंसिडरेशन पेड माइनस सब्सिडी की इक्विटी, यानी सब्सिडी की इक्विटी की वर्थ कितनी है और हमने पैसे कितने दिए। गुडविल की डेफिनेशन मैंने क्या बताई थी, एक्स्ट्रा या एक्सेस ऑफ कंसिडरेशन ओवर द फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स। नेट एसेट्स मतलब टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज। अच्छा हमने इक्वेशन पढ़ी थी ना जब आप छोटे छोटे थे, बचपन में थे सब, एसेट्स माइनस एसेट्स आर इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। तो अगर मैं एसेट में से लायबिलिटी माइनस कर दूं, नेट एसेट्स और इक्विटी में क्या फर्क हुआ? एसेट्स माइनस लायबिलिटीज मींस इक्विटी। इक्विटी से ज्यादा आपने जो पैसा दिया है ना, जैसे वो ज्यादा वाला अमाउंट है, बाकी जो बराबर वाला अमाउंट था वो एसेट में से भी डिलीट कर दिया, इक्विटी में से भी डिलीट कर दिया। मसलन अगर सब्सिडी के नेट एसेट्स की वैल्यू $200 मिलियन थी और मैंने पैसे दिए हैं $250 मिलियन, तो मैं यहां पे कितना रखूंगा? 50। 200 मैंने एसेट से उड़ा दिए और 200 मैंने इक्विटी से उड़ा दिए। फिर अच्छा, इसके बाद हम रखेंगे रिटेन्ड अर्निंग्स, और यहां पे इसका नाम होगा ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग्स, GRE। अब इसका रूल समझ लीजिए। सब्सिडी ने हमारी सब्सिडी बनने से पहले, सब्सिडी ने हमारी सब्सिडी बनने से पहले जो कुछ कमाया था हमारे को हमने बना, लेकिन सब्सिडी ने हमारी सब्सिडी बनने के बाद जो कुछ कमाया है, ठीक है, तो एक लफ्ज इस्तेमाल किया जाएगा प्री एक्विजिशन। प्री का मतलब तो समझते हैं ना, पहले, और एक वर्ड यूज किया जाएगा पोस्ट एक्विजिशन। तो प्री एक्विजिशन मैंने, लेकिन जो पोस्ट एक्विजिशन होगा वो मैंने। क्लियर है? तो रिटेन अर्निंग्स में वैसे हम क्या रखते हैं कि जब से कंपनी बनी है टिल डेट उसने कितने प्रॉफिट्स कमाए हैं। मैं अपना तो सारा प्रॉफिट रखूंगा क्योंकि मैं तो स्टार्ट ऑफ टाइम से था ना, जब कंपनी बनी थी मैं तो तब से था, लेकिन सब्सिडी में भी जुमा हट अभी आई है। तो अगर सब्सिडी, मेरी सब्सिडी के बनने के पहले जो भी रिटेन अर्निंग्स कमाई थी वो हम नहीं कैपिटलाइज करेंगे, करेक्ट? तो हम रखेंगे यहां पे पेरेंट प्लस सब्सिडीज पोस्ट। पेरेंट की रिटेन अर्निंग्स में प्लस की जाएगी सब्सिडी की पोस्ट एक्विजिशन रिटेन। ठीक है? क्या जरूरी है कि 100% शेयर्स करें तो ही मेरी सब्सिडी बनेगी? नहीं, मोर देन 50%। सो अगर मैंने इस किसी भी कंपनी के 80% शेयर्स भी खरीद लिए वो भी तो मेरी सब्सिडी है ना। 51 पे भी कंसोलिडेशन ऐसे होगी जैसे 100% मेरी है। एसेट्स अब हालांकि आपने 80% खरीदे हुए ना, तो पीपीई का कितना परसेंट आपको लेना चाहिए था? 80? नहीं, या 0 या 100, आधा पौना नहीं होगा। या तो सब्सिडी नहीं है या तो सब्सिडी है, या तो कंट्रोल नहीं है या तो कंट्रोल है, करेक्ट? तो अगर आपके पास 51% भी शेयर्स आ गए ना
आपने सब्सिडी को अपने साथ ऐसे समा देना है जैसे जन्मों जन्मों से साथ। सर ऐसे तो जो बाकी रिमेनिंग 49% शेयर्स हैं सिर्फ वो कहाँ करेंगे? उसको एक जगह देते हैं, वो गरीब है बेचारा, उनको हम लफ्ज यूज करते हैं नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। क्या लफ्ज यूज करेंगे? नॉन। एक कंट्रोलिंग इंटरेस्ट जो मेरे पास है, मिसाल अगर 80% शेयर्स मेरे पास है तो मैं बन गया पेरेंट। बाकी जिन लोगों के पास 20% शेयर्स है उनको नाम क्या दिया जाएगा? नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, NCI। पास्ट में 2008 से पहले इसको नाम दिया जाता था माइनॉरिटी इंटरेस्ट, क्योंकि ये माइनॉरिटी में थे, लेकिन बाद में इसको नाम चेंज करके NCI कर दिया। बट मेरे लिए इट्स आइदर नो और ये 0 और 100, इट्स नॉट 80-20। तो एसेट्स आप या तो कंसोलिडेट करेंगे या तो कंसोलिडेट नहीं करेंगे, एक बात है, क्योंकि आप बात कर रहे हो कंट्रोल की, सिंगल इकोनॉमिक एंटिटी। लीगली बेशक आपके पास 80% शेयर्स है, लेकिन आवाज मेरी ऊंची है, मैं जो बोलूंगा 100% माननी पड़ेगी। भाई अगर आपने नवाज गवर्नमेंट को वोट ही नहीं किया फिर भी प्राइम मिनिस्टर उनका बन गया, तो आपके चिल्लाने से क्या होगा? अगर मेजॉरिटी ने दे दिया, 100% वोट लेना तो जरूरी नहीं है ना, क्यों थर्ड है? तो जिन्होंने भी दिए, जिन्होंने भी दिए, अगर हमारे पास हम कहते तो नहीं, मुझे तो नहीं चाहिए था, कि मुझे तो बनाना चाहिए, ठीक है साहब, आपके कहने से क्या होगा? जो माइनॉरिटी में है वो माइनॉरिटी में, वो 0 है, और जिसके पास हुकूमत आ गई वो 100%। भले सीट्स कम हो, 100% ना हो, लेकिन हुकूमत बन गई, वज़ीर आज़म तो बन गया, मानना तो पड़ेगा। ऐसा तो कभी हुकूमत नहीं बन सकती 100% के केस में, ट्रम्प ही नहीं जीता 100% से, तो लेकिन दुनिया को मानना पड़ेगा, तो मानना पड़ेगा ना कि भाई हुकूमत बन गई। तो पेरेंट के पास अगर सिग्निफिकेंट वोटिंग पावर है, सिग्निफिकेंट वोटिंग पावर है, तो वो 100% किंग है, बस भले 51%। तो 49% की कोई हैसियत ही नहीं है। आके मीटिंग में बैठे बिरयानी खाएं, लेकिन उनके बोलने से कुछ नहीं होगा, होगा वही जो मैं चाहूं। रिटेन अर्निंग्स इक्विटी है। इक्विटी यानी एज एट ईयर एंड होती है, तो जिस दिन से कंपनी बनाई गई है टिल 30 जून 2025, लेकिन अगर मैंने सब्सिडी को खरीदा ही 1 जनवरी 2025 पे, तो जो 31 दिसंबर 2024 तक उसने कमाया था वो मेरे आने से पहले की कमाई थी, वो मैं डिलीट कर दूं। मैं सिर्फ कौन सी उठाऊंगा? जो मेरे आने के बाद कमाई गई। हाँ, लेकिन क्या प्रॉफिट मैं 100% दे सकता हूँ? अगर मेरे पास शेयर्स ही 80% है तो प्रॉफिट भी 80% मिलेगा, बाकी 20% किसका हक है? NCI। तो उनको भी एक जगह देते हैं। मैं इक्विटी में एक नया अकाउंट बनाऊंगा, उसका नाम होगा नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। व्हाट इज नेचर ऑफ NCI? इक्विटी। इक्विटी इंक्रीज होने पर क्रेडिट। तो 2 नए अकाउंट्स बनाए जाएंगे जो कि इंडिविजुअल में उनका नाम निशान भी नहीं होगा, लेकिन कंसोलिडेशन में बनाई जाएंगी, एक गुडविल और दूसरा NCI। ये सिर्फ सब्सिडी की इक्विटी का 20% है, यानी सब्सिडीज पोस्ट एक्विजिशन का NCI परसेंटेज, ठीक है? तो मैं कितना उठाऊंगा? पेरेंट परसेंट 80%। तो प्रॉफिट का 80%, 75% जितना भी है वो पेरेंट अपने रिटेन अर्निंग्स में डाल देगा, और बाकी जो हिस्सा है 20%, 25%, 30% जो भी है वो हम एक नया अकाउंट बनाएंगे जिसका नाम होगा NCI। And the nature of NCI is इंक्रीज होगी, क्रेडिट होगी, लॉस होगा, डिविडेंड दे देंगे इनको, डिविडेंड। जब भी सब्सिडी डिविडेंड देगी तो सारा डिविडेंड मुझे तो नहीं मिलेगा ना, 80% डिविडेंड देगा, 20% तो बांटेंगे ना बाकियों को, तो NCI का।
सो रिमेंबर ये दो न्यू अकाउंट्स हैं जो कि इंडिविजुअल में नहीं मिलेंगे, कंसोलिडेशन में मिलेंगे। लास्टली इसके बाद जितनी भी लायबिलिटीज है, यस कोई क्वेश्चन है? नहीं, लास्ट फाइनल करते हैं इसको क्लोज है। लायबिलिटीज, पेरेंट की लायबिलिटीज प्लस सब्सिडरी की लायबिलिटीज, इसका ना 80% किया जाएगा ना 6/12 किया जाएगा। अगर आपने सब्सिडरी को आज से 6 महीने पहले खरीदा है और लायबिलिटीज लोन्स इसने लिए हुए थे कोई 2 साल 3 साल पुराने, हम जोड़ेंगे ऐसे जैसे हम 2 नहीं 1, तो उसके सारे एसेट्स मेरे, उसकी सारी लायबिलिटीज मेरी। लेकिन इक्विटी में तेरी में नहीं किया जाएगा क्योंकि एनसीए वाले भी हैं। इक्विटी में हिसाब किताब 80-20 किया जाएगा, बाकी कहीं भी 80-20 करने की गुंजाइश नहीं। माइनस करेंगे इंट्रा ग्रुप लायबिलिटीज, यानी अगर कोई लायबिलिटी पेरेंट से की गई है, कोई पेएबल टू पेरेंट है, तो वो एसेट से माइनस करेगा, हम लायबिलिटी से माइनस। और हमारे दोनों साइड्स बैलेंस होने चाहिए। This is what we refer as consolidation. Calculations है, इंटरेस्टिंग है, सिर्फ इसकी लॉजिक्स डेवलप हो जाए, समझ में आ जाएगा हम क्या कर रहे हैं, बाकी सब